G33 भेड़िए के नुकीले दांत हेरोल्ड के पैर में गहरे धंस गए, लेकिन उसके तुरंत कनखजूरे के अंगों में परिवर्तित होने से उस क्षण के लिए प्रभावी क्षति बेअसर हो गई। उस संशोधित अंग की बदौलत वह ऐसे चल फिर सकता था मानो घाव था ही न, और प्रतिक्रिया करने और हमला करने के लिए तैयार रहता था। हेरोल्ड ने बिना किसी झिझक के लूना पर हमला कर दिया। उसके एंटीना ने छाया भेड़िए के विशिष्ट माना संकेत का पता लगा लिया था, और हेरोल्ड ने अगले हमले से बचने के लिए मुड़कर दूरी बना ली। उसके हिलने पर उसके नीचे की धातु की फर्श से हल्की सी आवाज आई। लूना ने हेरोल्ड को पहली बार देखने के बाद से ही उसके चारों ओर मौजूद माना में कुछ देखा था। रसातल का निशान उन लोगों के लिए अचूक था जिन्होंने पहले यिनो एजेंटों से लड़ाई की थी। यात्रा के दौरान झाओ से हुई अपनी मुलाकात उसे भली भांति याद थी। उस दिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, और आज भी ऐसा नहीं होगा। वो खुद पर सीधा हमला होने देने की गलती नहीं करेगी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, हवा विकृत हो गई और उसने अपने भेड़िए के साथ स्थान बदल लिया। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे उसने पहले भी कई बार आजमाया था और उसमें महारत हासिल कर ली थी। परछाइयां उसकी इच्छा के अनुसार झुक रही थीं। लेकिन हेरोल्ड कोई साधारण एजेंट नहीं था। उसके लंबे एंटीना अलौकिक सटीकता के साथ हर माना उतार चढ़ाव को पकड़ लेते थे। वह अपने दिमाग में एक त्रि-आयामी मानचित्र की तरह छलांग के पैटर्न को बनते हुए देख सकता था। इसके अलावा छलांग लगाने वाले जानवरों वाली अन्य दो लड़कियों के विपरीत, लूना केवल छायादार क्षेत्रों या अपने भेड़िए के स्थान तक ही सीमित थी। जब तक लूना अपने नए स्थान पर पहुंची, तब तक हेरोल्ड पहले से ही वहां मौजूद था। काइटिनस कवच से ढकी और लूना से कहीं अधिक उच्च कोटि के अपने पशुवत बल से परिपूर्ण उसकी मुट्ठी बेरहमी से नीचे आई। रजत कोटि के प्राणी के इस प्रहार की गूंज कक्ष में बिजली की तरह सुनाई दी। लेकिन मांस की जगह उसका सामना क्रिस्टल से हुआ। लूना और प्रहार के बीच एक पारदर्शी अवरोध उत्पन्न हो गया था। प्रहार की शक्ति ने उसे चकनाचूर कर दिया। चमकीले टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए, लेकिन उसने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया था। लूना को कोई चोट नहीं आई। हेरोल्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। किसी और ने दखल दिया था। क्रिस्टल के टुकड़े एक तेज रोशनी के साथ फट गए। लूना भी क्षण भर के लिए अंधी हो गई थी, लेकिन उसे अपने कूदने की जगह देखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने एक और छलांग लगाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ अजीब घटना घटी। अपनी योजना के अनुसार प्रकट होने के बजाय वो खुद को अपने चार रक्षकों के बगल में प्रकट होते हुए पाए। पहले रक्षक के बबल कोरल ने बलि का अवरोध बनाया था। उसका जीव एक समुद्री प्राणी था जो छोटे गोलाकार क्रिस्टलों से बना था, मानो लघु दर्पणों का एक समूह हो, जिसका प्रत्येक टुकड़ा नए रक्षात्मक अवरोध या प्रतिबिंबों की भूलभुलैया बनाने के लिए तैयार था। दूसरे गार्ड ने उसके एम्बुश फाइवफ्लाई को नियंत्रित किया, जिसने कोरल के क्रिस्टल का उपयोग करके अपने प्रकाश हमले को बढ़ाया और प्रतिबिंबित किया, जिससे एक चमक पैदा हुई जिसने अस्थायी रूप से हेरोल्ड को अंधा कर दिया। तीसरी, अपने एंटेना वीनस के साथ छलांग की दिशा बदलने के लिए जिम्मेदार थी। उसका पौधा जंगली जीव, जो बहुत करीब आने वाली क्रिस्टल परियों को फंसाने और निगलने में माहिर था, अपने प्रभाव क्षेत्र में स्थानिक छलांगों को नियंत्रित और पुनर्निर्देशित कर सकता था। उन्होंने कुछ ही मिनट पहले उससे सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा था, लेकिन ये फटकार लगाने का समय नहीं था। लेडी लूना, एंटीना वीनस के साथ मौजूद गार्ड ने जल्दी से घबराए हुए स्वर में कहा, हमें आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। कीरा ने आपको सतह पर ले जाने के लिए अपना विशालकाय बकरा तैयार रखा है। ये सबसे तेज नहीं है, बबल कोरल के प्रशिक्षक ने स्वीकार किया। माको का वुल्वरिन एक बेहतर विकल्प होता, लेकिन वो शिजू के साथ बीच के अंदर है। फायरफ्लाई गार्ड ने बात पूरी की। कृपया महोदया, हमें आपको तुरंत यहाँ से निकालना होगा ताकि हम ध्यान भटका सकें। वो जानवर बहुत ताकतवर है। दृष्टि वापस आने पर लूना ने स्थिति का अवलोकन किया। गार्डों का समन्वय त्रुटिहीन था। कोरल ने परावर्तक सतहें बनाई। फायरफ्लाई ने उनका उपयोग लोगों को अंधा करने के लिए किया, और वीनस ने अपनी निकासी सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष में हेरफेर किया। वे सबसे शक्तिशाली परिवारों की शरारती बेटियों को छुड़ाने में माहिर थे, एक ऐसी टीम जो उन्हें छुड़ाने और उनका ध्यान भटकाने का काम करती थी। इन्हें एजेंटों से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। लूना को अपनी चचेरी बहनों लियोरा और लारिसा की आहट कहीं आसपास महसूस हो रही थी। वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। हेरोल्ड ने उन्हें बहस करने का समय नहीं दिया। तेज रोशनी से उसकी आंखें अभी भी जल रही थीं, लेकिन उसके एंटीना और भी अधिक तीव्रता से कंपन करने लगे, जिससे वातावरण में होने वाले हर ऊर्जा प्रवाह का पता चलने लगा। उसका रूप और भी गहरा हो गया, और जैसे ही अगाध राक्षस प्रकट हुआ, उसका शरीर मुड़ने लगा। जो बचा था वो मुश्किल से ही इंसान जैसा दिखता था, काइटिनस खंडों और एंटीना से ढका एक मानवरूपी विकराल जीव।
उसने अपनी विकराल आकृति के विपरीत गति से उन पर हमला किया। बबल कोरल गार्ड ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके गोलाकार क्रिस्टल हवा में कई गुना बढ़ गए, जिससे दर्पणों और प्रतिबिंबों का एक भूलभुलैया बन गया, जिसे भ्रमित करने और दिशाहीन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन हेरोल्ड ने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं। उसकी इंद्रियों के लिए ऊर्जा के उतार चढ़ाव किसी भी दृश्य छवि से कहीं अधिक स्पष्ट थे। जो शुद्ध ऊर्जा तरंगों के माध्यम से दिशा निर्देश करता है, उसे परावर्तन धोखा नहीं दे सकते। घात लगाकर हमला करने वाले जुगनू ने अपनी चमक तेज कर ली और केंद्रित प्रकाश किरणें छोड़ी। चमकदार विस्फोट मूंगे के क्रिस्टलों के बीच उछलते हुए कई कोणों से हमलों का जाल बना दिया। सूर्य की किरणें हेरोल्ड के काइटिनयुक्त कवच को मुश्किल से ही छू पा रही थीं। उसका अगाध कवच हमले का इस तरह सामना कर रहा था मानो वे महज स्पर्श हों। एंटेना वीनस ने राक्षस के अंगों को फंसाने की कोशिश करते हुए अपनी जड़ें आगे बढ़ाईं, लेकिन जड़ें बहुत धीमी थीं और उसके रूपांतरित शरीर पर पकड़ बनाने में असमर्थ रहीं। कुछ ही सेकंड में हेरोल्ड उन पर टूट पड़ा। उसके एंटीना एक घातक मुकुट की तरह फैले हुए थे। विशालकाय बकरी एक तरफ से आगे बढ़ी, जबकि लूना का भेड़िया दूसरी तरफ से हमला करने के लिए एकजुट होकर उस पर टूट पड़ा। दोनों जानवर हेरोल्ड के रूपांतरित शरीर से ऐसे टकराए जैसे लहरें किसी चट्टान से टकराती है। टारो की लिविंग टनल उनकी जीत का मुख्य कारण बनी रही, जो पृथ्वी पर किए गए प्रत्येक हमले को क्रिस्टल में बदल देती थी, जिससे वे उनके विरोधियों के लिए बेकार हो जाते थे। अपनी स्थिति में सुधार न होने से निराश होकर वुल्वरिन एजेंट माको ने अंततः अपने शरीर के बाहर अपने भीतर के जानवर को बुलाया, जो एक विशाल और उग्र कांस्य रैंक 2 प्राणी था। ये सब तो हद है, रेन ने एक हमले से बचते हुए शिकायत की। मैं शांति से घूम भी नहीं सकता। लूना और उसकी सहेलियां हर समय मेरा पीछा करती रहती हैं। क्या उन्हें मुझ पर क्रश है या कुछ और? उसके हल्के पंजों ने एक और बार रोक दिया और वह बोलता रहा। मैंने उसकी आंखें सिर्फ इसलिए ढकी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह कूदकर भाग जाए। मैं बातचीत करना चाहता था। वह मेरे बारे में, यानी मेरे पद से बाहर गहराई में जाने के बारे में राज रखती है और मैं उसका राज रखता हूँ। मुझे लगा था कि उसका अमीर परिवार उसके अंदर के जानवर को छिपा रहा है ताकि लूना की तरह अपहरण के प्रयास न हो सके। नासमझ बनने का नाटक मत करो। वो किसी अमीर परिवार से नहीं है, एक गार्ड ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। लारिसा राजा की बेटी है। रेन लगभग अपने हल्के पंजों पर से नियंत्रण खो बैठा। जैसे ही उसके दिमाग में सारी बातें साफ होने लगी, उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। जूलियस के साथ उसका संबंध, वो समानता जिसे उसने देखा था लेकिन अनदेखा कर दिया था। अरे नहीं, यह विचार उसे हथौड़े की तरह लगा। क्या मैंने सचमुच की राजकुमारी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया? नासमझ बनने का नाटक मत करो। वो किसी अमीर परिवार से नहीं है, एक गार्ड ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। लारिसा राजा की बेटी है। रेन लगभग अपने हल्के पंजों पर से नियंत्रण खो बैठा। जैसे ही उसके दिमाग में सारी बातें साफ होने लगी, उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। जूलियस के साथ उसका संबंध, वो समानता जिसे उसने देखा था लेकिन अनदेखा कर दिया था। अरे नहीं, यह विचार उसे हथौड़े की तरह लगा। क्या मैंने सचमुच की राजकुमारी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया? रेन ने मुश्किल से अपनी बात को दबाकर सांस ली। उसे याद आया कि उसने कितनी बेरहमी से उसके माना प्रवाह को नियंत्रित किया था। क्या यही तुम्हारा मकसद शुरू से था? गार्ड ने गुस्से से पूछा। उसकी भेड़िया जैसी गुर्राहट खतरनाक ढंग से गूंज रही थी। वो कलाकृति, या शायद तुमने लड़कियों में से किसी एक को पकड़ने का मौका देखा, या तीनों को? वुल्वरिन उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जबकि उसका साथी कहता रहा। राजा की बेटी और राज्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से 2 की वारिसें कोई साधारण निशाना नहीं है। उन्हें वापस लाने के हमारे पास कई तरीके हैं। क्या तुम्हें लगा कि तुम उन्हें बस ले जाकर भाग जाओगे? नहीं, बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। रेन ने घबराकर अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज धातु की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। यह एक गलतफहमी है। मैं बस ध्यान भटकने की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। वुल्वरिन ने घबराहट का फायदा उठाते हुए पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया और उसे जोरदार धमाके के साथ धातु की एक दीवार से जा टकराया। मिन और तारो ने एक संक्षिप्त नजर का आदान प्रदान किया और फिर एक साथ खुद को जमीन पर गिरा दिया। उनके माथे धातु से एक खोखली धमक के साथ टकराए। हमें बहुत खेद है, वे सब एक साथ चिल्लाए, अपने चेहरे ठंडे फर्श पर टिकाए हुए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे लगा कि वे सामान्य कुलीन लड़कियां हैं, मिन ने सिसकते हुए कहा। उसका सांप घबराहट में उसकी बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था। मुझे तो लगता था कि राजघराने के लोग कभी महल नहीं छोड़ते, तारो ने कांपती आवाज में कहा। लारिसा ने मौके का फायदा उठाते हुए मिन से पीछा छुड़ाया और अपने गार्डों की ओर भागी, जो उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ लिया,
एजेंटों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। बहुत हो गया खेल, वुल्वरिन गार्ड गुर्राए, उसका भीतरी रूप हमले के लिए तैयार हो गया। इन गंदे जासूसों का अंत करने का समय आ गया है। टारो और मिन जमीन पर बेबस पड़े थे, लगभग रक्षाहीन। पहरेदारों को मौका मिल गया। वुल्वरिन ने टारो पर हमला कर दिया, लेकिन उसका कवच उसे कुछ देर तक ही जानलेवा चोट से बचा सकता था। दूसरा रक्षक परछाई की तरह मिन की ओर बढ़ा, उसके खनिज पंजे घातक इरादे से चमक रहे थे। मिन के पास ऊपर देखने का भी समय नहीं था। रेन, जो पिछले झटके से मुश्किल से उबर पा रहा था, ने देखा कि पंजे उसके दोस्त की ओर बढ़ रहे हैं। उसके भीतर कुछ प्रज्वलित हो गया। उसके मशरूम अभूतपूर्व तीव्रता से स्पंदित हो रहे थे, जो उसकी क्रिस्टलीय रक्षा प्रणाली में शुद्ध प्रकाश का संचार कर रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाए। उसके हाथों में मौजूद हल्के पंजे फैलते गए और अधिक लंबे होते गए, और आखिरी क्षण में बड़ी मुश्किल से मिन और हमले के बीच आ पाए। ये संघर्ष भीषण था। रेन की तीव्र रोशनी के संपर्क में आते ही गार्ड के खनिज पंजे चकनाचूर हो गए और चमकदार टुकड़े धातु के फर्श पर बिखर गए। रक्षक पीछे हट गई। नष्ट हुए हथियारों को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रेन की निगाहें सख्त हो गईं। अब वो इसे पूरी तरह समझ चुका था। उसका एक हिस्सा पहले से ही जानता था, लेकिन अब यह और भी स्पष्ट हो गया था। इन लड़कियों के लिए यह कोई खेल या शरारत नहीं थी। वे बेहद गंभीर थे और बिना किसी झिझक के हत्या कर देते थे। बिना कुछ कहे उसका हाथ निहत्थे गार्ड की कलाई की ओर बढ़ा। अपनी बढ़ी हुई ताकत से उसने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा कि घुमाते हुए उसे धातु के फर्श पर पटक दिया, जिसकी गूंज पूरी इमारत में सुनाई दी। दूसरी गार्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका वुल्वरिन आगे बढ़ा, लेकिन रेन उस जानवर के बारे में सब कुछ जानता था और तैयार था। उसके मशरूम चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ सीधे जानवर की संवेदनशील आंखों में चमके। 3 मीटर लंबा, मांसपेशियों और क्रोध से भरा वह भेड़िया अंधाधुंध हमला करता रहा। रेन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हल्के पंजे और तेज हो गए जैसे ही वह जानवर उसके ऊपर से गुजरा। एक सहज गति से उसने भेड़िए के असुरक्षित पेट पर वार किया, जो उसका कमजोर बिंदु था। भारी क्षति के कारण वह विशालकाय जीव टुकड़े टुकड़े हो गया। एक पल भी गंवाए बिना रेन ने अपने पंजे मिटा दिए और गिरी हुई रक्षक की ओर मुड़ गया, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपने पशु रूप को पुनः प्रकट कर पाती। विनाशकारी माना से भरी उसकी मुट्ठी उसके पेट पर जा लगी। वो लारिसा की तरह उसके प्रवाह को सूक्ष्मता से नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसे मध्यम स्तर का नुकसान पहुंचा सकता था। निर्जीव रक्षक और शक्तिहीन लारिसा ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुके और लातें हाइड्रा के क्रिस्टलीय शल्कों से टकराकर व्यर्थ ही वापस उछल गए। तारो, रेन ने दूसरे गार्ड के ऊपर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए चिल्लाकर कहा, इन्हें जीवित खनिज से ढक दो। टारो आखिरकार अपनी सुस्ती से बाहर निकला और रेन को पहली बार सचमुच गुस्से में देखकर सिर हिलाया। उसकी जीवित सुरंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जीवित क्रिस्टल प्रवाहित होकर तीनों लड़कियों को दोबारा हमला करने से पहले ही स्थिर कर दिया। तीनों लड़कियों को जीवित खनिज में मजबूती से लपेटे जाने के बाद रेन को आखिरकार खुद को समझाने का मौका मिला। जानते हो क्या? उसने झुंझलाहट में अपना हाथ चेहरे पर फेरते हुए कहा, मैं तो बस यहाँ अपने अंदर की भावनाओं को महसूस करना चाहता था। तुम लोग ही हो जो मेरा दिन खराब करने आए हो। और झूठ मत बोलो, जासूस, गार्ड चिल्लाने लगे, लेकिन रेन उनके करीब आया और अपनी आवाज उनसे भी ऊंची कर दी। बस करो। उसकी चीख धातु की संरचना में गूंज उठी। मैं तंग आ चुका हूं कि तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया है तो तुम बोलने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें सुनना होगा। वो लारिसा के करीब पहुंचा। झुककर उसकी आंखों में आक्रोश की आग दौड़ गई और वे लारिसा की आंखों से कुछ ही इंच दूर रह गई। राजकुमारी तनाव में आ गई, क्योंकि उसे किसी के द्वारा इतनी बेशर्मी से उसकी निजता में दखल देने की आदत नहीं थी। तुम्हारे पास एक खनिज परी है ना? रेन ने पूछा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा संयमित थी, लेकिन फिर भी तीव्र थी। तो लूना की तरह तुम्हारे पास भी बोध क्षमता है। तुम भी माना प्रवाह के जरिए किसी के झूठ बोलने का पता लगा सकते हो? लारिसा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये सच था। उसका भीतरी अंग झूठ बोलने पर उत्पन्न होने वाले माना के उतार चढ़ाव को पहचान सकता था। ये क्षमता वह अपने चचेरे भाई लूना के साथ साझा करती थी, लेकिन उसे ये कैसे पता चला? लारिसा ने संशयपूर्वक सिर हिलाया। तो फिर इसका इस्तेमाल करो, रेन ने उसे चुनौती देते हुए कहा। देखो, अगर मैं ये कहती हूं कि मेरा इनों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं? लारिसा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी खनिज परी आंशिक रूप से प्रकट हुई। रेन के चारों ओर माना ऊर्जा का उतार चढ़ाव स्पष्ट और क्रिस्टलीय था। वो सच कह रहा था। और मुझे राजकुमारियों का अपहरण करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, रेन ने आगे कहा।
न तो तुम्हारा, नहीं लूना का, जब मैं उसे कभी कभी नीले बालों के साथ मेरी जासूसी करते हुए देखता हूँ। ओह, लारिसा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दरअसल लियोरा ही है जो हमेशा तुम पर नजर रखती है। लूना तो सिर्फ क्लास के दौरान ही तुम्हें देखती है। महामहिम, पहरेदारों ने विरोध किया। आपको खुलासा नहीं करना चाहिए। और मुझे राजकुमारियों का अपहरण करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, रेन ने आगे कहा। न तो तुम्हारा, नहीं लूना का, जब मैं उसे कभी कभी नीले बालों के साथ मेरी जासूसी करते हुए देखता हूँ। ओह, लारिसा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। दरअसल लियोरा ही है जो हमेशा तुम पर नजर रखती है। लूना तो सिर्फ क्लास के दौरान ही तुम्हें देखती है। महामहिम, पहरेदारों ने विरोध किया। आपको खुलासा नहीं करना चाहिए। वो सच कह रहा है, लारिसा ने उनकी बात काटते हुए कहा। हर बात में वो रेन की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? जैसा कि मैंने कहा, मैं खोजबीन करना चाहता था। मुझे यहाँ से एक अजीब सी ऊर्जा आती हुई महसूस हुई और रेन ने कंधे उचकाए, उसके मशरूम हल्के से फड़क रहे थे। लगता है मैं जिज्ञासु हूँ। और आपने राजकुमारी पर हमला क्यों किया? एक गार्ड ने जोर देकर पूछा, हालांकि उसके लहजे में कुछ हद तक शत्रुता कम हो गई थी। मैंने उस पर हमला नहीं किया। रेन ने अपना बचाव करते हुए हाथ ऊपर उठा लिए। मैं तो बस उससे बातचीत करना चाहता था, इससे पहले कि वो शायद ये पुष्टि करने के बाद भाग जाए कि हम ही हैं, शायद हम पर आरोप लगाने के लिए, क्योंकि वह हमारी जासूसी कर रही थी। और मैंने सोचा कि अगर वह मेरे यहाँ आने का राज रखेगी, तो मैं भी उसके जानवर का राज रखूंगा। मुझे नहीं पता था कि वह राजकुमारी है या वह सोचती है कि मैं जासूस हूँ। ये भी सच है, लारिसा ने पुष्टि की, फिर भौहें चढ़ाते हुए बोली। लेकिन अगर मैं अपने अंदर के राक्षस को छिपा रही थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास एक खनिज परी है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? रेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। एक जंप बीस्ट, तुम्हारे बालों और आंखों में सफेद चमक, जिसने भी तुम्हें कूदते देखा होगा, वो समझ गया होगा। वैसे अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो लगातार पहरा और उस बीस्ट के साथ, ये साफ था कि तुम महत्वपूर्ण थे। जैसे लूना, जब उन्होंने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। शायद मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था क्योंकि तुम जूलियस जैसे दिखते हो, महामहिम जूलियस। गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस तरह देखने पर उसके कार्यों का अधिक अर्थ समझ में आता था, हालांकि वे अभी भी लापरवाह थे। तो लारिसा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह सब एक गलतफहमी थी। अगर किसी ने हमला करने से पहले मुझे समझाने का मौका दिया होता, रेन ने पहरेदारों की ओर एक महत्वपूर्ण नजर डालते हुए कहा, तो हम इस गलतफहमी से बच सकते थे। लारिसा खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसकी मधुर हंसी धातु की संरचना में गूंज उठी। रेन एक कदम पीछे हट गई। राजकुमारी के प्रसन्न चेहरे को देखकर वह शर्मा गई। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसका चेहरा इस तरह से चमक उठा कि एक तीखी निगाह ने उसे तुरंत अपनी नजरें हटाने पर मजबूर कर दिया। एक गार्ड उसे ऐसे घूर रही थी मानो अपनी निगाहों से उसे भेद डालना चाहती हो। रेन ने राहत की सांस ली और सोचा कि स्थिति शांत होती दिख रही है। मुझे वो पसंद है, लारिसा ने हंसते हुए खुशी से कहा। मैडम, पेट पर चोट लगी गार्ड ने दर्द से कराहते हुए कहा। इतनी आसानी से भरोसा मत कीजिए। यह कोई चाल हो सकती है। वो थोड़ा सिकुड़ गई। किसी सामान्य बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती। वो चोट अभी भी, उसके बारे में सब कुछ संदिग्ध है। वो सच कह रहा है, लारिसा ने दृढ़ता से कहा। शरीर को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन माना को नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। जादू पर शासन करने वाला सार हमेशा झूठ बोलने वालों को काले रंग में रंग देता है। अगर कुलीनों के प्रति सम्मान के उन मूर्खतापूर्ण प्राचीन नियमों की वजह से ऐसा न होता, तो मैं अपनी मानव दृष्टि से स्वयं ही सफाया कर देती। इसलिए मेरी क्षमता को कम मत समझो। लेकिन उसकी बातों में सच्चाई होने से यह नहीं बदल जाता कि वह एक क्रूर इंसान है, गार्ड ने रोते हुए शिकायत की। उसने तो तुम्हें गले भी लगाया और लारिसा का चेहरा लाल हो गया। उसके मन में कुछ यादें कौंध गईं। ये तो बस आत्मरक्षा थी। उसने धीरे से कहा, मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें मारने से ठीक पहले आखिरी क्षण में अपने पंजे कैसे पीछे खींच लिए, इसलिए उसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन मुझे शायद अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है, गार्ड ने नाटकीय ढंग से शिकायत की। रेन असहज महसूस करते हुए अपनी गर्दन के पीछे खुजली करने लगा। मिन, उसने अपने दोस्त को पुकारा, क्या तुम अपने सांप से उसका इलाज कर सकते हो? जब मिन घायल गार्ड के पास पहुंची, तो रेन ने लारिसा की ओर मुड़कर कहा, ये कुलीनों के प्रति सम्मान का क्या मतलब है? इस सफाई अभियान के लिए तुम अपनी जासूसी क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर सकती? लारिसा ने झुंझलाहट भरी आह भरी। ये बेतुका है। माना बीस्ट की झूठ पकड़ने की विधि कुछ ही साल पहले सिद्ध हुई थी।
लेकिन चूंकि यह नई है और इसके पर्याप्त विश्वसनीय उपयोगकर्ता नहीं है, उसने अपनी बाहों में जकड़े होने के कारण अपनी बाहों से चतुराई से हवा में उद्धरण चिन्ह बनाते हुए कहा, इसे अभी तक अदालत में वैध सबूत नहीं माना जाता है। तो आपको और सबूत जुटाने होंगे। रेन ने सचमुच दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। बिल्कुल सही। और इस बीच सरकार गद्दारों से भरी पड़ी है जो सबूतों को छुपाने में माहिर हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। लारिसा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन पारंपरिक सबूत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच मिन ने घायल गार्ड का इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। रेन ने सटीक निशाना लगाया था। सटीक। गार्ड ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर किसी गेंडे ने हमला कर दिया हो। तो गद्दार कौन है? रेन ने गार्ड की आरोप भरी निगाहों से बचते हुए और सचमुच उत्सुकता से पूछा। लारिसा ने कुछ पल उसे निहारते हुए, उसकी आंखों ने उसके चेहरे को टटोला। अंततः ऐसा लगा जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। गोल्डक्रेस्ट परिवार, उसने जवाब दिया। सभी नहीं, लेकिन परिवार के सबसे ऊंचे ओहदे वाले लोग इसमें शामिल हैं। मैं समझ गया। रेन ने सोच विचार करते हुए अपनी ठोड़ी को छुआ। गार्ड ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन लारिसा बोलती रही, हम जानते हैं कि वे यिनों के साथ साजिश रच रहे हैं, लेकिन हमें कार्रवाई करने के लिए मेरे पिता के लौटने का इंतजार करना होगा। या फिर ऐसे सबूत ढूंढने होंगे जिन्हें वे भी नकार न सकें। ठीक है, मैं समझ गई। तो रेन ने उसे बीच में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन लारिसा नहीं रुकी। लड़की ने गहरी सांस ली। समस्या यह है कि पिछले हमले के बाद से स्टारवीवर्स बहुत कमजोर हो गए हैं। किसी कारणवश 1 साल पहले उनके रक्षा क्षेत्र पर हमला असामान्य रूप से तीव्र था। लूना अब लगभग अकेली है क्योंकि उसके पिता काम और नुकसान की भरपाई के बहाने उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। रुको, क्या तुम्हें मुझे ये सब बातें बताना बंद नहीं कर देना चाहिए? रेन ने जोर देकर कहा, लेकिन लारिसा चुप नहीं हुई। लियोरा का परिवार एशियनवे अपनी तटस्थता बनाए रखने पर अड़ा है। उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं हैं। उसने मुंह बनाया। और हम ड्रैवनहोम भी कोई बेहतर नहीं है। मेरे पिता की अनुपस्थिति ने अनिश्चितता पैदा कर दी है। मेरे कुछ भाई बहन आपस में लड़ने लगे हैं और महामहिम, गार्ड ने डांटते हुए कहा, आपको इतनी संवेदनशील जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए। पहली बार मैं तुम्हारी सलाह से सहमत हूं, रेन ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। मैं इतना सब कुछ नहीं जानना चाहता। हमें भी नहीं पता, मिन और तारो ने एक साथ कहा और इनकार करते हुए अपने हाथ हिलाए। लारिसा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको पता चल जाए तो अच्छा होगा। वैसे भी आप पैतृक खंडहरों में हैं। चाहे किस्मत से हो या बदकिस्मती से, उसने उन्हें अर्थपूर्ण नजर से देखते हुए कहा, अब आप कलाकृतियों के मालिक हैं। और कानून के अनुसार इसका मतलब है कि आपको कुलीन बनाया जाएगा, इसलिए यह आपकी भी जिम्मेदारी होगी। क्या? रेन और तारो एक साथ चिल्लाए, लेकिन मिन ने उलझन भरे भाव से अपना सिर खुजाया। लेकिन मैं तो पहले से ही कुलीन हूं। तुम एक नए कुलीन बनोगे, लारिसा ने धैर्यपूर्वक समझाया। अपने ही घराने के, न कि किसी गौण शाखा के रूप में। मिन ने कुछ पल के लिए जानकारी को समझने की कोशिश की, फिर उसकी आंखें प्लेट की तरह चौड़ी हो गईं। अरे, ये क्या? मैं रईस नहीं बनना चाहता। तारो ने बेतहाशा हाथ पटके। मेरी चाची के घर में तो मुझे ये भी ठीक से याद नहीं रहता कि किस खाने के लिए कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है। मैं रईस नहीं बनना चाहता। तारो ने बेतहाशा हाथ पटके। मेरी चाची के घर में तो मुझे ये भी ठीक से याद नहीं रहता कि किस खाने के लिए कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है। वे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। हम तो बस घूमने निकले थे। क्या मुझे वो अजीबोगरीब टोपियां पहननी पड़ेंगी? मिन बेहोश होने वाली थी। क्या हमें नाचना सीखना पड़ेगा? टैरो का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया। गार्ड इस तमाशे को झुंझलाहट और अनिच्छुक मनोरंजन के बीच बदलते भावों के साथ देख रहे थे। लारिसा बस हंस पड़ी, क्योंकि उसे उनकी प्रतिक्रियाएं बेहद प्यारी लग रही थी। ये कानून है, उसने हंसते हुए समझाया। इसके अलावा यह कोई बुरी बात नहीं है। अब आपके लिए दरवाजा खुलना ही तो अच्छी बात है। ये रेन था। बाकी दोनों ने एक साथ विरोध करते हुए अपने दोस्त की ओर इशारा किया। तो रेन ही इस अभियान के नेता हैं, लारिसा मुस्कुराई। कुलीन वर्ग में आपका स्वागत है, सज्जनों। जब तीनों लड़के आखिरकार शांत हो गए और उन्होंने अपने उस भाग्य को स्वीकार कर लिया जिसे वे अपना दुखद भाग्य मानते थे। क्या आप हमें अभी रिहा कर सकते हैं? लारिसा ने पूछा, हालांकि उसका लहजा मान करने के बजाय अधिक मनोरंजक था। रेन कुछ पल सोच में डूबी रही, क्रिस्टल में फंसी तीनों लड़कियों को देखती रही।
तुम हम पर दोबारा हमला नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे। लारिसा हल्की सी हंसी। तुम्हें क्या करना होगा? वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, घायल गार्ड ने अविश्वास भरे स्वर में बुदबुदाया। एक प्रशिक्षित एजेंट होने के नाते उसे यकीनन कोई समस्या नहीं होगी। रेन को वह क्षण याद आया जब उसने गार्ड पर हमला किया था और उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। एक और घातक परिदृश्य की कल्पना करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। लारिसा और जोर से हंस पड़ी। मुझे नहीं लगता कि रेन ऐसा कुछ करेगा। असल में मुझे पूरा यकीन है कि उसने इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है। ये सच है, रेन ने थोड़ी घबराहट के साथ स्वीकार किया। शायद मुझे उल्टी आ जाएगी, लेकिन शॉप एवरीथिंग यू नीड। ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड। सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड। सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड। सीमो। वो एक पल के लिए गंभीर हो गया। लेकिन अगर मुझे अपने दोस्तों की रक्षा करनी पड़े तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लारिसा ने मुस्कुराते हुए बीच में ही टोकते हुए कहा। है ना, लड़कियों? गार्डों ने अनिच्छा से सिर हिलाने से पहले इधर उधर देखा और बुदबुदाते हुए हमला न करने का वादा किया। अच्छा, रेन ने तारों की ओर मुड़कर कहा। तो फिर, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लारिसा पलक झपकते ही गायब हो गई और क्रिस्टल से मुक्त होकर फिर से प्रकट हुई। आपने मुझे पहले ही अनुमति दे दी थी। रेन के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए। और अब मेरे सर्किट अवरुद्ध नहीं है। रेन ने असमंजस में अपना सिर खुजाया। मैं ये सौदा स्वीकार करती हूँ, लारिसा ने आगे कहा। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। हालांकि उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा। हमारे जाने के बाद ये बात किसी की नजर से बच नहीं पाएगी। लेकिन कम से कम मैं आपको बेनकाब करने वाली नहीं बनूंगी। जब टेरो ने सावधानीपूर्वक गार्डों को मुक्त किया, जिन्होंने तनावपूर्ण लेकिन गैर शत्रुतापूर्ण मुद्रा बनाए रखी, तो लारिसा ने जिज्ञासा से रेन की ओर रुख किया। लेकिन फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास दो जानवर क्यों है? ये तो केवल कलाकृतियों के साथ ही संभव होना चाहिए। वह मेरा जानवर था, रेन ने समझाना शुरू किया। कैसे? लारिसा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे तो सिर्फ माना पोषण बनाने की विधि ही पता है। जब अचानक रेन का मशरूम प्रकट हुआ तो वह रुक गई। रेन की रोशनी मंद पड़ गई जब वह नन्हा बच्चा पैरों वाले बल्ब की तरह दिखाई दिया। गोल मटोल बच्चे जैसे चेहरे वाला वह नन्हा प्राणी उस गलियारे की ओर देखने लगा जो बीज के अंदर गहराई तक जाता था और बिना किसी चेतावनी के उस दिशा में दौड़ने लगा। सभी लोग अचंभित भावों से उस दृश्य को देखते रहे। हे! रेन चिल्लाया और अपने उग्र जानवर के पीछे भागा। वापस आओ यहाँ! लारिसा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे प्यारी चीज कभी नहीं देखी। मिन और तारों ने हताशा भरी नजरों का आदान प्रदान किया और फिर उनके पीछे चल दिए, जबकि गार्ड चिंता और जिज्ञासा से भरे भावों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जिस धातु के गलियारे से वे उस छोटे मशरूम का पीछा करते हुए गुजरे, वह धीरे धीरे चौड़ा होता गया, जब तक कि समूह एक ऐसे कक्ष में नहीं पहुंच गया जिसे देखकर वे दंग रह गए। यह एक पूर्ण गोलाकार कमरा था, जिसकी धातु दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होने वाली कोमल रोशनी से जगमगा रही थी। फर्श से 11 खंभे एक गोलाकार पैटर्न में उठे हुए थे, जिनमें से 10 एक केंद्रीय खंभे के चारों ओर थे, और प्रत्येक से ऊर्जा की एक कोमल तरंग निकल रही थी। ये जगह क्या है? टेरो ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कमरे में हल्की गूंज रही थी। रेन के मशरूम ने बाहरी खंभों पर चमकती हुई 10 औषधियों को अनदेखा कर दिया, जिनमें से प्रत्येक एक क्रिस्टल की शीशी में रखी थी जो अपने आधार के ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। इसके बजाय वह सीधे केंद्रीय खंभे की ओर दौड़ा, जहां एक धातु की अंगूठी हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे घूम रही थी। वह नन्हा प्राणी उछलने लगा, अपनी छोटी भुजाओं को फैलाकर अंगूठी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके छोटे आकार के कारण ये कार्य असंभव था। ये कितना छोटा और प्यारा है, मशरूम के प्रयासों पर धीरे से हंसते हुए लारिसा ने टिप्पणी की। मशरूम रुक गया, उसे छोटा कहे जाने पर गुस्सा आया और उसके गाल फूल गए। जोर से हम्फ की आवाज करते हुए वह रेन के शरीर में वापस समा गया। मिन और तारो बाहरी स्तंभों के पास पहुंचे, उनकी निगाहें ऊपर तैरते हुए चमकते हुए औषधियों पर टिकी हुई थीं। ये रूपांतरण औषधियां हैं, लारिसा ने समझाया। ये वो औषधियां हैं जो एक सामान्य प्रशिक्षक को दोहरे प्रशिक्षक में बदल देती हैं। तारो ने अपनी सांस रोक ली। क्या उच्च पदस्थ रईसों और शाही परिवार के पुरुषों की तरह? बिल्कुल सही, लारिसा ने बिना छुए अपनी उंगलियों को एक औषधि के क्रिस्टल के पास फेरा। ये लगभग हर 33 साल में पुनर्जीवित हो जाते हैं, हालांकि यह संख्या केवल हमारे राज्य में मौजूद अन्य 2 बीजों में इनके पुनः प्रकट होने में लगे समय पर आधारित है। सिर्फ 3 बीज ही हैं? रेन ने शरारती मशरूम से ध्यान हटाते हुए पूछा।
जहां तक हमें पता है, हाँ, येनो के पास भी हमारी तरह 3 और है, लारिसा ने गंभीर होते हुए समझाया। दरअसल हमारा मानना है कि उन्होंने रसातल बनाने के लिए अपने कुछ औषधियों में बदलाव किया था। मिन और तारो ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनके सामने ये संभावना तैर रही थी, दूसरे जानवर को नियंत्रित करने की शक्ति। अंगूठी। लारिसा केंद्रीय चबूतरे के पास पहुंची, उसकी आंखें पहचान की चमक से दमक रही थीं। यह उन 3 चाबियों में से एक है जिन्हें राज्य के केंद्रीय खंडहरों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक माना जाता है। मेरे पिता के पास एक है और स्टारवीवर्स के पास दूसरी। ये अंगूठियां चाबियां हैं? रेन ने पास आते हुए पूछा। ये धारण करने वाले को शक्ति भी प्रदान करते हैं, लारिसा ने समझाया। सभी आंकड़ों में 100% वृद्धि। उसने रेन की ओर मुड़कर कहा, अभियान नेता होने के नाते तकनीकी रूप से यह शक्ति तुम्हारी ही होगी। महोदया, एक गार्ड ने विरोध करते हुए कहा, अगर उसे इसके बारे में पता ही नहीं था तो आपको ये जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए। ये तो उचित ही है, लारिसा ने कंधे उचकाते हुए कहा। हालांकि जाहिर है कि आप इसे अपने पास नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपको उचित मुआवजा मिले। रेन अभी पूछने ही वाला था कि ऐसी चीज की कीमत कितनी हो सकती है, तभी उसे अपने सिर में एक जानी पहचानी हलचल महसूस हुई। मशरूम फिर से प्रकट हो गया, उसके बालों के ऊपर। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वो नन्हा प्राणी केंद्रीय चबूतरे की ओर उछल पड़ा। इस बार अंगूठी तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय उसने बस अपना छोटा सा मुंह खोल दिया, जो अब दिखने में जितना बड़ा लग रहा था उससे कहीं अधिक बड़ा था, और उसने अंगूठी को एक ही बार में निगल लिया। नहीं। गोलाकार कक्ष में सामूहिक चीख गूंज उठी जबकि मशरूम संतुष्टिपूर्वक चबा रहा था। रेन ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। जो कुछ हुआ था उसकी भयावहता उसे सता रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। लारिसा, वो राजकुमारी के पास पहुंचा, उसकी आवाज कांप रही थी। जब वे अंगूठी मांगेंगे तो हम क्या करेंगे? लारिसा जम गई। उसकी आंखें अब खाली चबूतरे पर टिकी हुई थीं, मानो वो उससे परे देख रही हो, मानो उन परिणामों के बारे में सोच रही हो जिनकी कल्पना दूसरे अभी तक नहीं कर सकते थे। रेन ने उसके कंधों को पकड़ लिया, उसकी सामान्य सावधानी पर हताशा हावी हो गई। लारिसा, उसने उसे जोर से हिलाया। कुछ बोलो। पहरेदार तनाव में आ गए, उनके भीतर के पशुवत स्वभाव का कुछ अंश प्रकट हो गया। राजकुमारी के साथ शारीरिक संपर्क होने पर वे भड़क उठे। रेन, मिन और तारो ने एक साथ चिल्लाकर कहा, वे अपने दोस्त की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थे। लारिसा ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे सालों से तैयारी कर रहे थे, 3 अंगूठियों के लिए होने वाली लड़ाई से शुरू होने वाला आंतरिक युद्ध। उसने मुश्किल से निगलते हुए कहा, सत्ता का पूरा संतुलन इस बात पर निर्भर था कि उन्हें कौन हासिल करेगा। और रेन को अपनी पीठ पर ठंडे पसीने की धारा बहती हुई महसूस हुई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चबूतरे से एक संतुष्ट छोटी सी आवाज आई, वाह, कितना स्वादिष्ट था। जागने के बाद से अब तक का सबसे बढ़िया खाना। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो एकदम गहरा था। सभी धीरे धीरे उस छोटे से मशरूम की ओर मुड़े जो अतिरंजित संतुष्टि के भाव से अपना मुंह पोंछ रहा था। रेन के समूह के सदस्यों के चेहरे पर दबी हुई नाराजगी थी, जबकि लारिसा और उसके रक्षक उसे पहली बार बोलते हुए सुनकर आश्चर्यचकित प्रतीत हुए। क्या इसने अभी? एक गार्ड ने पूछना शुरू किया। बात की? दूसरे ने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए पूछा। जानवर बात नहीं करते, लारिसा ने चिंता और जिज्ञासा से फुसफुसाते हुए कहा। यह असंभव है। वे अपने प्रजनकों से मानसिक रूप से संवाद करते हैं, लेकिन स्पष्ट शब्द जब तक कि तुम। रेन ने अपने जानवर की ओर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया। तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एलीएक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एलीएक्सप्रेस ऐप खोलें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एलीएक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। और देखें, मशरूम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, मानो सवाल से नाराज हो गया हो। मुझे नहीं पता, उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। मेरी अंतरात्मा ने मुझे ऐसा करने को कहा। सहज प्रवृत्ति, लारिसा ने कमजोर स्वर में दोहराया। सहज प्रवृत्ति के कारण राज्य की 3 सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक को खा जाना। जानवरों को बोलने या इस तरह के स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए। मशरूम ने उन्हें ऐसी निगाहों से देखा मानो कह रहा हो, क्या तुम्हारा काम हो गया? और फिर वह वापस रेन के शरीर में समा गया। उसी क्षण रेन के शरीर पर पतली, चमकती हुई रेखाएं फैलने लगी, मानो किसी ने उसकी त्वचा के नीचे प्रकाश का एक जटिल जाल खींच दिया हो। यह अनुभूति अजीब थी, लेकिन अप्रिय नहीं। उसे अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस हो रही थी। उसके पशुवत गुणों के कारण उसकी शक्ति पहले से ही 60% थी।
जो अब बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 160% हो गई थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके शरीर में अनेक अन्य सुधार भी हुए। उसकी प्रत्येक विशेषता में अब 100% की वृद्धि हो गई थी। लारिसा ने इस घटना को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी आंखों में मानो कोई एहसास पनप रहा था। गार्ड अपनी ओर से खोई हुई अंगूठी के लिए चिंता और उनके सामने घटित हो रही असंभवताओं की इस श्रृंखला के प्रति आकर्षण के बीच विभाजित प्रतीत हो रहे थे। एक ऐसा जानवर जो बोलता है, एक ने धीरे से कहा, जो पूर्वजों की कलाकृतियों को खाता है, दूसरे ने जोड़ा, और ऐसा लगता है कि वह किसी तरह उन्हें अपने मालिक के लिए संसाधित करता है। लारिसा ने चमकती रेखाओं का अध्ययन करते हुए बात पूरी की। कुछ देर बाद राजकुमारी ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दवाइयां लेकर निकल जाना चाहिए। बाहर के लोग जरूर चिंतित होंगे। रेन ने सिर हिलाया, उन 4 अन्य गार्डों के बारे में सोचते हुए जो पहले ही अंदर आने वाले थे, और उस अजीब सी अनुभूति के बारे में जो उसने ऊपर महसूस की थी। आप सही कह रहे हैं, उसने सहमति जताते हुए कहा, हालांकि वो अभी अभी हुए टकराव जैसे और टकरावों की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित नहीं लग रहा था। तो फिर आप सब अपने लिए एक एक औषधि ले लीजिए, उसने सुझाव दिया। लारिसा ने झुककर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि उनके समूह ने हमला किया था और लड़ाई हार गए थे, इसलिए उनके लिए कुछ भी न मिलना स्वाभाविक था। जबकि मिन और तारो उत्साह से उछल रहे थे। मिन और तारो घबराहट और उत्साह के मिले जुले भावों के साथ चबूतरे की ओर बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी औषधि ली और एक दूसरे की ओर देखने के बाद उन्होंने नाटकीय हाव भाव के साथ अपना पेय पिया, मानो वे पल भर में सर्वशक्तिमान प्राणी बनने की उम्मीद कर रहे हों। जब कुछ नहीं हुआ तो उनके निराश चेहरे देखकर लारिसा को हंसी आ गई। इसका असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, उसने हंसते हुए समझाया, और यह उतना नाटकीय नहीं लगता जितना मैंने अपने भाइयों के साथ देखा था। इससे बस थोड़ी सी चमक आ जाती है। मानो उसके शब्दों का जवाब देते हुए दोनों क्षण भर के लिए चमक उठे। हो गया, लारिसा मुस्कुराई। अब आप अपना दूसरा अनुबंध करने के लिए एक नया अंडा चुन सकते हैं। जब रेन औषधि लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसके शरीर पर चमकती रेखाओं ने तुरंत उसका विश्लेषण कर लिया। जानकारी उसके दिमाग में प्रवाहित हुई। ये औषधि उसके लिए बेकार थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही इस औषधि का अधिक शक्तिशाली रूप मौजूद था। इसलिए उसने शेष 5 औषधियों को बचाकर रखने का निर्णय लिया। तुम एक भी नहीं ले रही हो? रेन ने पूछा, ये देखकर कि लारिसा और उसके गार्डों ने औषधियों को खोला ही नहीं था। ओह नहीं, उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके हावभाव में थोड़ी उदासी थी। मैं पुरुष नहीं हूँ। ये औषधियां शाही परिवार के पुरुषों के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली और युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, इसलिए ये परंपरा है। ये सब बेतुका लगता है, रेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने माना में देखा कि वह जो कह रही थी उस पर उसे पूरा यकीन नहीं था। तुम इस अभियान के साथ हो, है ना? अगर तुम चाहो तो यह औषधि तुम्हारी ही होनी चाहिए। उन बेवकूफ़ी भरी परंपराओं की चिंता मत करो। लारिसा ने कुछ पल के लिए उसकी बातों पर विचार किया, लेकिन फिर सिर हिलाने लगी। यह इतना आसान नहीं है, नियमों के अनुसार, और मुझे परेशानी भी हो सकती है। और रेन और करीब आया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। इसे पी लो। इसके कुछ कारण हैं, लारिसा ने बहाना ढूंढते हुए नजरें फेर लीं। एक झटके में, जिसने सभी को चौंका दिया, रेन ने लारिसा की औषधि को पकड़ा, उसका ढक्कन खोला और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। मेरी मालकिन। पहरेदार घबराकर आगे बढ़े, उनके भीतरी जानवर प्रकट हो उठे। दखलंदाजी मत करो, रेन ने दृढ़ स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, उसके चेहरे पर स्थिति को बिगाड़ने की बेचैनी झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन भरी संतुष्टि की चमक थी। मुझे ये परंपराएं बिल्कुल भी उचित नहीं लगती। लारिसा के पास पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उसने पीना खत्म किया तो उसने अपने होंठ पोंछे और आक्रोश और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से रेन की ओर देखा। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी खुद से झूठ बोलना बंद करने में मदद करना चाहता था। और झूठा? रेन ने बगल में देखा और घबराकर अपनी गर्दन खुजाने लगा। खैर, मैं मुसीबत में हूं क्योंकि मेरे मशरूम ने कुछ जरूरी चीज खा ली है। तो अब तुम भी मेरे साथ मुसीबत में पड़ सकते हो और मेरा राज छुपा सकते हो। गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जल्दी से अपनी दवाएं लारिसा को दे दी। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्याय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप, सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें।
टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।